हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। अभी तक क्या किया था हम लोगों ने, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में जितना भी पढ़ा था सब भूल जाओ। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट से क्या होगा ना कि जिनको नहीं आता है उनको भी समझ में आ जाएगा। बोर्ड आप लोग को विजिबल आई होप। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कि एक ऐसा करके एक द्वीप था, इसका नाम क्या था? इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में क्या था कि एक बोट आई थी। हाँ, जहाज। ठीक है, इसमें कौन आया था? इसमें आए थे हमारे एक आदमी जिनका नाम हम लोग ने रखा था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये जैसे ही आए तो ये किससे मिले यहाँ पे? राजा जी से, जिनका नाम क्या रखा था हम लोग ने? चिंटू। इन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये आप ये सब क्यों लेते हो? ये सब क्या होता है सर? आप लगान वगान क्यों ले रहे हो? इन्होंने क्या बोला कि आप लगान वगान क्यों ले रहे हो? तो इनका तो क्या करें, इन्होंने कहा कि आप क्या लगाओ, टैक्स लगाओ। ठीक है, लगान में कभी आपको गेहूं मिल रहा है, कभी चावल मिल रहा है, टैक्स लगाओ और उसको पैसे पे लगाओ। किस पे लगाओ? पैसे पे। मैंने पहले बताया था ना कि पहले क्या होता था, इंडिया बहुत रिच था। जब बहुत रिच था तो हमारे को क्या मिल जाते थे? सोने के सिक्के मिल जाते थे। फिर उसके बाद थोड़े गरीब हुए, सिल्वर पे आए। फिर और गरीब हुए, फिर किस पे आ गए? तांबे पे आ गए। फिर और गरीब हुए, फिर चमड़े के पट्टे चलने लग गए। फिर और गरीब हुए तो अब तो ना मतलब ये ज़माना आ गया है कि लोग कह रहे हैं जी और पे। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जी ने हम लोग से क्या कहा कि आप एक काम करो, आप ना अ, आप एक काम ये करो कि आप जो है यहाँ पे टैक्स लगाइए। और टैक्स किस पे लगाएंगे आप? जो कि चल रही है आपके अंदर करेंसी या मनी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। जो जितना कमाएगा, जो जितना कमाएगा उसी पे हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस हमारे पास आए और उन्होंने हमको सिखाया कि हमें टैक्स लगाना चाहिए, तो हमने पूछा कि अच्छा सर, मतलब दो चीज़ों पे टैक्स लग सकता है। किस चीज़ पे लग सकता है? दो चीज़ों पे टैक्स लग सकता है। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? एक है हमारा इनकम पे। ठीक है, और दूसरा कौन सी चीज़ पे लग सकता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारी इनकम आती है, मान लो मेरी इनकम है 10 लाख रुपए पर ईयर। जैसे ही हमारी इनकम कितनी आ रही है? 10 लाख रुपए पर ईयर आ रही है। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक आंटी आ गई, उनका नाम क्या है? निर्मला ताई। ठीक है, कौन सी आंटी आई? निर्मला ताई। अब जब निर्मला ताई हमारे पास आई तो उनका कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। हमने कहा क्या लोगे? तो उन्होंने कहा कि अपनी इनकम में से ना, जैसे चिंटू जी जो थे वो पहले के समय में क्या करते थे, लगान लेते थे, आप हमें क्या दे दो? टैक्स दे दो। ये हमें सिखाया है कोलंबस जी ने, क्योंकि इंडिया का टैक्स लॉ जो है ना वो काफ़ी हद तक बाहर से कॉपी करके आया है। तो हमने कहा ठीक है, क्यों दें आपको टैक्स? तो उनका, भाई आर्मी के लिए दे दो, इंफ्रा के लिए दे दो, और थोड़ा थोड़ा ना देश के लिए भी दे दो। तो हमने कहा ठीक है, अब थोड़ा टैक्स तो दे ही सकते हैं, इतने भी बुरे लोग नहीं हैं हम लोग। तो हम लोग कितना टैक्स देंगे इसमें से? लेट से हम लोग ने कहा कि हम लोग 30% टैक्स देंगे। ठीक है, जब हम लोग ने बात करी कि हम 30% टैक्स दे देंगे, तो 10 लाख में से हमारे कितने रुपए चले गए? 3 लाख रुपए चले गए। अब बचा कितना? 7 लाख रुपीज हमारे पास बच गए। अब इसमें से भी थोड़ा मान लो हम लोगों ने और दे दिया। अब किस चीज़ के लिए दिया हम लोगों ने? ईपीएफ के लिए दिया, ईएसआईसी के लिए दिया। ठीक, मान लो कितने रुपए दे दिए? 1 लाख रुपए दे दिए। अब हमारे पास कितने रुपए बचेंगे? कोई बताएगा मेरे को? 6 लाख रुपए हमारे पास बच गया। अब जब सिर्फ 6 लाख रुपए हमारे पास बचे ना, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लग गया कि यार अब तो कुछ नहीं देना पड़ेगा ना? क्यों? कोई बताएगा? श्वेता बताओ, आप कुछ देना पड़ेगा? अब तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। अनूप जी कुछ देना पड़ेगा क्या? अभी भी कुछ देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, क्रिस्टोफर जी ने ना हम लोग से कहा कि टैक्सेस पता है दो तरह से ले सकते हो जनता से। ठीक है, एक हो सकता है क्या? डायरेक्ट, और दूसरा क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट। सर जज्बात बदल गए, दुनिया पलट गई, हालात बदल गए। ये क्या बता दिया आपने? हमने कहा एक तो आपने दे दिया ना 3 लाख वाला। अब ना जो भी आप सामान खरीदोगे, क्या खरीदोगे? गुड्स खरीदोगे, या जो भी आप सर्विसेज दोगे, उन सब पे भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? और ये वाला टैक्स कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। इस टैक्स को क्या बोला गया? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इंडिया में क्या हुआ कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स की जैसी बात आई, तो पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। सर्विस टैक्स लगता था, सीएसटी लगता था, ऑक्ट्राई लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, और भी बहुत सारे मिसलेनियस टैक्सेस एक स्टेट में लगते थे। अब जब इतने सारे टैक्सेस लगते थे तो क्या हुआ ना, लोग बड़े परेशान थे।
वो गए मित्रों के पास। मित्रों कौन है हमारे? मोदी जी हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो मित्रों के पास गए तो उन्होंने कहा कि मोदी जी हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमसे बहुत सारा टैक्स लिया जा रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि मित्रों आप परेशान मत हो, इन सबको हम एक टैक्स में क्लब कर देंगे। क्या करेंगे? एक टैक्स में क्लब कर देंगे। मतलब अब आपको ये सब नहीं देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, ऑक्ट्राई और भी जाने क्या क्या, ये सब नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आप हमें क्या दोगे? जीएसटी दोगे, ठीक है। तो जीएसटी की जब बात आई तो इसका एक हैप्पी बर्थडे होता है। इसका हैप्पी बर्थडे कब होता है बच्चों? 2017, ठीक है। तो इस दिन मोदी जी आए और उन्होंने कहा मित्रों कल रात 12 बजे से आप जितने भी ये टैक्सेस देख रहे हो सब के सब गायब हो जाएंगे। अब इंडिया में सिर्फ एक टैक्स लगेगा जो गुड्स और सर्विसेज पे होगा, जो कि इंडिया के अंदर बेची या खरीदी जा रही हैं। उनका नाम क्या होगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। मेरी स्पीड हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा तेज लगे, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं और मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जब जीएसटी के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं तो मैंने कहा कि जीएसटी सर ये क्या है, ये किस बला का नाम है? जो भी टैक्स लगे किस पे? सप्लाई पे। सर ये कुछ नया है। सप्लाई क्या हो सकती है? सप्लाई के दो मतलब हो सकते हैं। अगर वो इनवर्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज। और अगर वो आउटवर्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स, ठीक है। जीएसटी में जब भी हम परचेज या सेल की बात कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो या क्या हो, सर्विसेज हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज या सेल्स को क्या बोलेंगे? इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ने ये बात कर ली उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि अब आप रेडी हो किस चीज के लिए? अब आप रेडी हो जीएसटी में आगे बढ़ने के लिए। फिर हम लोगों ने जीएसटी में जैसे ही आगे बढ़ने की बात करी तो मैंने कहा कि अब ना ऐसे मजा नहीं आ रहा, मैं बोर्ड पे आपको समझाऊं इससे अच्छा थोड़े नोट्स दिखाऊं, ठीक है। तो हम लोग आगे जीएसटी नोट्स पे। अब तो सबसे पहले कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव बोले तो कि इसमें आपका सीबीआईसी नोटिफिकेशंस भी कवर्ड है, जीएसटी की एडवाइजरी भी कवर्ड है, और जो हमारा कॉमन पोर्टल है gst.gov.in, इस पे जो भी चीज़ें मेंशन है वो भी कवर्ड है, और सीबीआईसी जो है जो नोटिफिकेशंस निकाला है आज तक की वो सारी कवर्ड है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे? इन फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। सर कौन से फॉर्म है? 1, 1A, 2B, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9C, 10 प्लस IMS। अब सर ये सब आप क्या बता रहे हैं? सर 1 तक तो सुना था, 1 2 का 4 भी सुना था, ये 1 और 1A सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो जीएसटी है ना वो इतने सेक्शंस में चलता है जो कि हमारे रिटर्न्स की बात करते हैं। जीएसटी में बहुत सारे सेक्शंस हैं। हमारा एक्ट जो है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा है? सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। सर कुछ एसजीएसटी भी तो होता है? हाँ होता है, एसजीएसटी एक्ट भी होता है। ये किस पे लगता है? एसजीएसटी एक्ट जो भी चीजें स्टेट बता रहा है। ये किस पे लगता है? जो भी चीजें सेंट्रल बता रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जो भी तुम लोग खाते हो उस पर सेस लगेगा। अब सेस कितना लगेगा वो स्टेट डिसाइड करता है। तो स्टेट को पावर है कि वो उस पर कितने परसेंट सेस लगा सकता है। इसलिए सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दोनों हमें साथ में देखना पड़ता है। एसजीएसटी एक्ट में क्या होता है कि सेम होता है एज इट इज, जैसे अगर सेक्शन 37 जो है वो सीजीएसटी एक्ट में है तो एसजीएसटी एक्ट में भी होगा। बस एसजीएसटी एक्ट में क्या होता है, स्टेट स्पेसिफिक कुछ कुछ चीजें ऐड कर दी जाती हैं। कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क की बात हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग अगर जीएसटी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? जीएसटी हम लोग पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग को क्या भरना आ जाए? रिटर्न्स भरना आ जाए। क्या भरना आ जाए? रिटर्न्स। तो अ जीएसटी रिटर्न इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? लॉ। अगर कोई भी चीज किसी स्टैच्यू द्वारा बताई गई है, वो जो आपका बुर्ज खलीफा या फिर क्या कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्टैच्यू मतलब किसी भी एक्ट में अगर कोई चीज लिखी है, किसी भी लॉ में कोई चीज लिखी है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्टैच्यूटरी। A GST return is a statutory document filed by a registered taxpayer on the GST common portal, ठीक है। अब क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। A GST return is a statutory document। GST रिटर्न सबको पता है, जो भी डिटेल्स
हम अपनी सेल्स के बारे में, परचेज के बारे में, आईटीसी के बारे में गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो क्या है? जीएसटी रिटर्न है। इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, मतलब क्या जो मन में आएगा वो भर दोगे? सर मेरा मन आ रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर जो है ना वो जीएसटी डॉक्यूमेंट में भर दूं, भर सकते हो क्या? नहीं भर सकते हो। क्या भर सकते हो? सिर्फ वो डिटेल्स जो कि स्टैच्यू में लिखी हुई है, जो कि एज पर लॉ प्रिस्क्राइब्ड है। जीएसटी रिटर्न में आप जो इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा मांगी गई है वही भरोगे। फाइल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके पास जीएसटीआईएन होता है। कौन होता है? जिसके पास जीएसटीआईएन होता है। अब जीएसटीआईएन जो होता है ना वो क्या होता है? जब भी कभी कोई बंदा एक स्पेसिफिक टर्नओवर क्रॉस करता है, वो या तो गुड्स बेच रहा है या तो सर्विसेज बेच रहा है, और उसका एज पर लॉ एक टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो उसको क्या लेना पड़ता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है, हमारा पैन कार्ड होता है, वैसे ही जीएसटी में भी क्या होता है? एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? GSTIN। ठीक है। अब अगर किसी को नींद आ रही है तो वो कॉफी ब्रेक बिल्कुल नहीं ले सकता है, क्यों आरिफ? ठीक है। तो GSTIN जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? आप लोग लिख सकते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। Goods and Service Tax Identification Number. A GST return is a statutory document filed by a registered person. Registered person, अब हम लोग समझ गए हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। On the GST common portal. कॉमन पोर्टल क्या होता है? जहां पे जीएसटी रिटर्न हम लोग भरते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ने हमसे परचेज किया है या हमने किसी से परचेज किया है तो उससे हमें कितनी आईटीसी मिली है। मैंने इन सब चीज़ों का आप लोग को प्रैक्टिकल डेमो दिया था जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास करी थी। अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द नोट्स। टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज अभी अभी मैंने बताया क्या है? सेल्स है। इनवर्ड सप्लाईज यानी कि परचेज। इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने बताया था कि क्या होता है ना, जब कभी कोई बंदा जीएसटी पे करता है और उसके पास क्या है? एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जो वो अपने सप्लायर को जीएसटी पे करता है उसका उसको एक कैशबैक तरीके का मिल जाता है। कैशबैक वुड नॉट बी द राइट वर्ड, पर उसको तुम कैशबैक की तरह समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बंदा है, इसका नाम क्या है? रामू। ठीक है। अब रामू ने क्या किया? श्वेता के पास गया। श्वेता जो है वो हमारी एडवोकेट है, नहीं एडवोकेट नहीं बनाते हैं उसको, कुछ और बनाते हैं, हमारी फिल्म स्टार है। ठीक है। अब श्वेता ने से इसने क्या कहा कि मैम मेरी शादी है, मैम मेरी शादी है, आप क्या मेरे यहाँ आके परफॉर्मेंस की सर्विस दे सकते हो? श्वेता ने कहा ठीक है, मैं आऊंगी, आपके यहाँ बढ़िया से परफॉर्मेंस दूंगी, बस मुझे क्या चाहिए है? इतनी फीस चाहिए। ठीक है। कितनी फीस चाहिए? 1 लाख रुपए फीस चाहिए। अब रामू तो खुश हो गया, उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा उनका, लेकिन इसमें ना जीएसटी भी लगेगा 18%, तो आपको मुझे देने पड़ेंगे 1.18 लाख रुपीज। ठीक है। तो रामू ने कहा ठीक है कोई नहीं, आप बस मेरी शादी में आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? शादी में आ जाओ, परफॉर्मेंस दे दो। अब श्वेता जो थी उसको ये टैक्स पे करना था, तो उसने कहा, श्वेता ने कहा कि मैं जा रही हूँ, सबसे पहले तो कहाँ पे जाऊंगी? मैं जा रही हूँ वी मार्ट। ठीक है। या वी मार्ट भी नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ रिलायंस के डिजिटल स्टोर। ठीक है। कहाँ पे जाऊंगी? रिलायंस डिजिटल स्टोर जा रही हूँ। और यहाँ से मेरे को अब क्या खरीदना है? एक कैमरा खरीदना है, जो कि मैं किस में यूज़ करूँगी? बिजनेस में यूज़ करूँगी। और ये कैमरा की कॉस्ट मान लेते हैं हम लोग है 1 लाख रुपए, और इस पे जो जीएसटी लग रहा है मान लो लग रहा है 5%, तो कितना आ गया? 5%, 1 लाख का हुआ 5,000 रुपये जीएसटी इस पे हमें देना पड़ा। ठीक है। तो ये जीएसटी इन्होंने किसको दे दिया? रिलायंस डिजिटल को। अब रिलायंस डिजिटल जब कभी क्या करेगा? अपना रिटर्न फाइल करेगा, तो ये 5,000 का क्रेडिट ना किसके अकाउंट में आ जाएगा? ये श्वेता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। अब जैसे मान लो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी कितने रुपए आ गए? 5,000। अब जब श्वेता अपना रिटर्न फाइल करेगी, ठीक है, तो क्या होगा? उसको गवर्नमेंट को कितने देने थे, और उसके पास लेजर में कितने पड़े हुए हैं, तो उसको अब कैश में कितना देना पड़ेगा?
तो ये क्या है, हमारी आईटीसी का सेट ऑफ है। क्या है, आईटीसी का सेट ऑफ है। तो मतलब क्या है कि अल्टीमेट बर्डन जो जीएसटी का है वो किस पे पड़ रहा है, कंज्यूमर पे पड़ रहा है। यहाँ श्वेता ने जो जीएसटी पे किया उसका बर्डन उसके ऊपर नहीं आया। इससे फायदा क्या होगा कि श्वेता जो अपनी सर्विस है ना, मान लो अगर श्वेता को ये 5,000 रुपये अपनी जेब से देने पड़ते हैं तो वो क्या कहती है कि मेरी फीस 1 लाख नहीं है, कितनी है, 1,05,000 है, अब आप इस पे 18% जीएसटी हमें पे करो। तो ये आईटीसी हमें कहाँ पे दिखती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखती है। हम लोग ने पढ़ लिया था, अ जीएसटी रिटर्न इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल टू डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड एंड टैक्स पेड फॉर अ गिवन टैक्स पीरियड। अब किसकी बात हो रही है, गिवन टैक्स पीरियड। ये कौन सा महीना चल रहा है, मई। अब मान लो मई का रिटर्न भरना है तो वो हम लोग भरते हैं जून में, ठीक है। तो रिटर्न्स क्या होते हैं, दो तरह से भरे जा सकते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि आप मंथली भर दो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर दो, ठीक है। ये कौन करते हैं, बड़े लोग, और ये कौन करते हैं, छोटे लोग। इस स्कीम का एक बहुत प्यारा सा नाम है, कोई मेरे को याद दिलाएगा कि जो क्वार्टरली रिटर्न हम लोग भरते हैं उस स्कीम का नाम क्या है, क्यू से है, एस नहीं है बेटा, QRMP स्कीम, ठीक है। स्कीम का एस अपने आप से नहीं जोड़ेंगे। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मंथली बड़े लोग भरते हैं और क्वार्टरली छोटे लोग भरते हैं। वापस से हम लोग अब किस पे आ रहे हैं, अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। चैप्टर 9 गवर्न्स द इंटायर रिटर्न इकोसिस्टम, सेक्शन 37 से 48 तक ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, रेड विद चैप्टर 8 to 10 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है जितने ये सेक्शंस आप देख रहे हो ना, सेक्शन नंबर 37 से 48 तक, ये सारे कौन से चैप्टर्स में आ रहे हैं, चैप्टर नंबर, देखो बोर्ड पे, चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 के बारे में। सेक्शन 37 उसी चीज की बात करता है जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार, जो कि आएगा बार बार, बार बार क्यों सर, हर महीने भरना पड़ता है। सेक्शन 37 जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जीएसटी R1 कैसे फाइल होगा, ठीक है। अब सर जीएसटी R1, तो R15 वाली जो बाइक आती ना बहुत पहले, वैसा लग रहा है, क्या कुछ वैसा है, हाँ बेटा R15 भी जब कोई बेचता है ना तो वो अपना क्या भर देता है, जीएसटी R1 भर देता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फर्निश आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स which forms a basis for recipients ITC through GSTR to be। सर बड़ा हेवी हेवी हो गया, क्या इतनी अंग्रेजी लिखी हुई है ये, मेरे को तो समझ ही में नहीं आ रही। अरे भाई मैं तो थक गया। Every registered person must furnish outward supply details forms basis for recipients ITC through GSTR to be। सर ये सब क्या है, क्यों है, इतना क्यों हम लोग को आप तकलीफ दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये बेटा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा है, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि जो हमारा GSTR1 है वो किसको भरना है, एक ऐसे पर्सन को जिसके पास क्या है, GSTIN है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। एवरीवन, सब साथ में है, कोई विकास करने तो बाहर नहीं चला गया, नहीं ना, तब ठीक है। अब GSTR1 रजिस्टर्ड पर्सन भरता है। अब जैसे मान लो श्वेता जी हैं और अनूप जी हैं, दोनों क्या हैं, दोस्त है, नहीं नहीं नहीं, लड़का और लड़की कभी, छोड़ो छोड़ो जी छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्वेता और अनूप जी जो है वो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। दोनों के पास क्या है, अपना अपना GSTIN है। अब जब अनूप जी जो है ना वो क्या करेंगे, अपना जीएसटी फाइल करेंगे, तो दो चीजें होंगी। हुआ क्या, श्वेता जी एक दिन गई अनूप जी के पास, इनसे कहीं कि अनूप जी आप ना मुझे 2 रुपए का साबुन दे दो। अब अनूप जी छोटे आदमी, वो परचून की दुकान चलाते हैं, तो उनका 2 रुपए का बस, उनका हाँ अब इससे ज़्यादा थोड़ी नहाती हूँ मैं, 2 रुपए का सोप दे दो। तो इन्होंने दे दिया। अब इस पर थोड़ा सा जीएसटी भी चार्ज कर लिया, मान लो इस पर जीएसटी था 10 नहीं 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये का इन्होंने इस पर जीएसटी चार्ज किया था, ठीक। तो इनको टोटल कितने रुपए देने पड़ गए थे, 3 रुपए इन्होंने इनसे ले लिए थे।
अब श्वेता जी भी क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। तो ये जब अपना रिटर्न फाइल करने जाएंगे ना, तो इनके कॉमन पोर्टल पे यानी कि इनके जीएसटी लॉगिन पे इनको क्या दिखेगा, एक आईटीसी दिखेगी। क्या दिखेगी, आईटीसी दिखेगी। वो आईटीसी कितने रुपए की होगी, 1 रुपए की। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अनूप जी ने इनको क्या किया था, सेल किया था। अच्छा एक वर्ड तो मैं बताना ही भूल गया, हाय रे, ये तो बोला ही नहीं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से, और इनको क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत, नो सर। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। सर ये आईटीसी दिखती कहाँ पे है, एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म होता है, क्या होता है, ऑटो जनरेटेड फॉर्म होता है। वो फॉर्म का नाम क्या है, GSTR 2B। एक इसका छोट बड़ा भाई होता है, उसका नाम क्या है, 2A। इसमें हमें क्या दिखता है, आईटीसी कितनी मिली कितनी नहीं मिली, ये सब इसमें दिखता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस लाइन को फिर से पढ़ें, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फर्निश आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स विच फॉर्म्स अ बेसिस फॉर रेसिपिएंट्स आईटीसी थ्रू GSTR 2B। अब तुम लोग को 2B समझ में आ रहा है, 2B का मतलब क्या है, जो आईटीसी जहां पे हमें दिखती है। फिर उसके बाद सेक्शन 38 पे आ जाते हैं, इनवर्ट सप्लाईज। GSTR 2A 2B सर्व द पर्पस एज ऑफ 1 अक्टूबर 2025 वर्ड्स ऑटो पॉपुलेट auto generated statement removed from section 38 but GSTR 2B continues to be auto generated as per GSTN advisory। अब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हुआ क्या ना, जो हमारा स्टैच्यू था, हमारा लॉ था, उसमें ऑटो जनरेटेड वर्ड हटा दिया लोगों ने। एक दिन निर्मला सीतारमन जी आई, उनका मूड था खराब, उनका आज मैं किसी को तो निकालूंगी, तो उन्होंने ऑटो जनरेटेड वर्ड ही निकाल दिया। ठीक है, तो अभी भी जो हमारा परचेज की डिटेल है वो हमें खुद से मैनुअली नहीं डालनी पड़ती है। होता क्या है कि जब हमारा सप्लायर है, हमारे अनूप जी अपना रिटर्न क्या करते हैं, फाइल करते हैं, क्या करते हैं, फाइल करते हैं। तो ये सारी डिटेल जो इन्होंने फाइल करी वो अपने आप कहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे इनके पोर्टल पे आ जाती हैं। किसमें, 2B में। इनको अपनी, अब जैसे मान लो अगर अनूप जी ने श्वेता जी को 3 रुपए का साबुन सेल किया है, तो श्वेता जी ने उतने का ही तो परचेज किया है। तो दोनों लोग अगर डिटेल्स भरेंगे तो मिसमैच आने की भी तो चांसेस है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप चिंता मत करो, हम क्या करेंगे, हम जीएसटी में अगर सप्लायर कोई डिटेल भर रहा है तो उसको मान लेंगे रिसिपिएंट की डिटेल, काहे की, परचेज की। सप्लायर ने सेल किया, रिसिपिएंट ने परचेज किया, तो सप्लायर ने अगर सेल की डिटेल भर दी है तो परचेज की डिटेल अपने आप कहां दिखने लगेगी, 2B में। बस इतनी सी बात बताता है कौन सा सेक्शन हमारा, सेक्शन नंबर 38। वो ये कह रहा है कि जो भी आप डिटेल्स भर रहे हो किसमें, GSTR 1 में, वो कहां आ जाएंगी, 2B में अपने आप। ठीक है, अब GSTR 1 के बारे में एक और चीज समझ लो कि किसको किसको फाइल करना है। बोर्ड पे ध्यान दो, इन सबको करना है, इन सबको नहीं करना है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बार क्या हुआ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, मैंने उससे कहा कि यार हम लोग का बहुत टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, अब तो ना वो घड़ी आ गई है जब हम लोग क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि यार यू आर अ वेरी गुड गाय, आई लाइक यू अ लॉट, एक्सेप्ट। फिर मैंने उसके आगे तो बात सुनी नहीं, मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि दौड़ते भागते अपने घर चला आया। और घर आके बिल्कुल शेरवानी पहन के, टाई वाई लगा के, शेरवानी पे टाई नहीं लगाते हैं, चलो ठीक है, दुपट्टा डाल के बिल्कुल रेडी हो गया, घोड़ी पे बस चढ़ने ही वाला था। फिर उसका व्हाट्सएप आया, उसने कहा एक्सेप्ट। मैं समझा था एक्सेप्ट। तो वैसे ही ये पर्सन जो है ना, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 एक्सेप्ट वाले हैं, एक्सेप्ट। इनको GSTR 1 नहीं फाइल करना है, पर कुछ कुछ तो फाइल करना है। क्या करना है, कुछ कुछ फाइल करना है। अब जैसे जो कंपोजिशन में होता है उसको CMP 08 और GSTR 4 फाइल करना पड़ता है। ISD वालों को GSTR 6 करना पड़ता है, TDS वालों को 7 करना पड़ता है, TCS वालों को 8 करना पड़ता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये कौन था हमारा, क्रिस गेल साहब, उनको क्या करना पड़ता है, 5 करना पड़ता है। OIDAR जैसे कि नेटफ्लिक्स, उसके लिए क्या करना पड़ता है, 5A करना पड़ता है। ठीक है, तो सर ये सब कौन लोग हैं, जब इसके स्पेसिफिक सेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में बात करेंगे।
सर आपने इतना बता दिया तो अब ये भी बता दो कि जीएसटी रिटर्न फाइल करना कब है, आखिर वो कौन सा दिन है जब वो घड़ी आएगी कि हम लोग जीएसटी रिटर्न फॉलो करेंगे। मैंने कहा कि अनूप जो है ना पहले ऑटो से आएगा, क्या करेगा, ऑटो से आएगा, फिर जीएसटी फाइल करेगा। क्यों अनूप, ऑटो चलाते हैं आप? ये एक हमारा नया नया ऑटो की स्पेलिंग आई, AATO, सही लग रही है? हाँ, वो ऑटो दूसरा है, ये ऑटो दूसरा है। तो ऑटो का मतलब क्या है यहाँ पे, एग्रीगेट एनुअल टर्न ओवर। इसका एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन फॉर्मूला है जो कि हम लोग बाद में, एग्रीगेट, AGG, लिखो AGGREATE, सही बोलिए स्पेलिंग, रुको लिख देता हूँ, रुको 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 भाई, AGGREATE यही होती है? क्या होती है? अच्छा, आमिर खान वाला, अच्छा ये वाली होती है ना, थोड़ी अंग्रेजी हमारी कमजोर है। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, ठीक है। ये क्या होता है सर, अगर किसी पर्सन की पिछले साल सेल, ये ऐसे जब कौवा बना होता है तो इसका मतलब क्या है, अबव, अबव है किससे, 5 करोड़ से, तो उसको मैंडेटरी मंथली रिटर्न फॉलो करना पड़ता है, कब से पहले, 11 तारीख से पहले। और किसी की अगर सेल एग्जैक्ट 5 करोड़ है या 5 करोड़ से थोड़ी सी कम है, तो उसको क्वार्टरली का ऑप्शन होता है, क्या होता है, ऑप्शन होता है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शनल है, क्या है, ऑप्शनल है। सर मेरी सेल ना 4 लाख रुपए है, तो क्या मैं मंथली भर सकता हूँ, भर सकता हूँ। सर मेरी सेल ना 5 करोड़ है, क्या मैं मंथली भर सकता हूँ, भर सकते हो। सर मैं क्या क्वार्टरली भी भर सकता हूँ, भर सकते हो। सर मेरी सेल ना 10 करोड़ है, क्या मैं क्वार्टरली भर सकता हूँ, नहीं भर सकता। जैसे ही हमारी सेल 5 करोड़ के ऊपर जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक चीज और हुई, पता है क्या, जो हमारे अनूप जी थे ना और श्वेता जी थी, ये हमारे अनूप जी छोटे आदमी थे, क्या थे, छोटे आदमी थे, साबुन बेच रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने कौन सा रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था, क्वार्टरली वाला, कौन सा लिया हुआ था, QRMP वाला, यानी क्वार्टरली वाला। तो इन्होंने रिटर्न इनको फाइल, पता है क्वार्टर में एक बार करना पड़ता है, जैसे अप्रैल, मई, जून, ये क्या हो गया हमारा, एक क्वार्टर हो गया, इसका रिटर्न इनको कब भरना पड़ता है, जुलाई में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया ना, अनूप जी ने, इन्होंने फाइल कब किया अपना रिटर्न, जुलाई में। ये बड़ी आदमी थी, ठीक है, श्वेता जी कौन थी हमारी, बड़ी आदमी। श्वेता जी का कैसे रिटर्न भरती थी, ये भरती थी मंथली। तो ये जो क्रेडिट मिल रहा था ना 1 रुपए का, इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो अपने GSTR1 में डिटेल्स डालेगा नहीं, तब तक हमारे 2B में दिखेगी नहीं। तो श्वेता जी रोने लग गई, उया उया करने लग गई। उन्होंने बोला कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, तुम तो वैसे ही निकले जैसे कि वो था, तुमने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है, फरेब कर दिया है। तो मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा अरे रुको रुको, ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड नहीं कर सकता है। हमने कहा क्यों नहीं कर सकता है, मोदी जी ने कहा कि भले ही ये अपना रिटर्न जुलाई में भरेगा, पर हम एक स्कीम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक स्कीम, इफ, उस स्कीम का नाम क्या है, इफ, इफ नहीं है बेटा, IFF है, ध्यान से देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग, इसमें शाह और शाह में बड़ा मैं कंफ्यूज होता हूँ, मैं फर्निशिंग भी बोलता हूँ, फर्निशिंग भी बोलता हूँ, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे अप्रैल में अगर हमने कोई B2B सेल कर दी है, क्या कर दी है, B2B सेल कर दी है, या मई में कोई B2B सेल कर दी है, किसने, अनूप ने, तो वो क्या कर सकता है, GST IFF भर सकता है। ये सिर्फ 2 महीने ही भर सकता है। सर जून का क्यों नहीं भर सकता, सर जून का भरते टाइम तो उसका वो आ गया ना ऑप्शन, GSTR1 एक्टिव हो जाएगा। भाई अप्रैल का भरेगा मई में, मई का भरेगा जून में, जून का जैसे जुलाई जाएगा तो क्या आ जाएगा, GSTR1 आ जाएगा। तो जब भी B2B सेल हो रही है और उसका क्रेडिट पास ऑन करना है, तो एक फैसिलिटी कौन सी हम लोग यूज कर सकते हैं, IFF। इन सब के बारे में हम लोग अभी प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। तो IFF के बारे में हम लोग ने सीखा, QRMP स्कीम में IFF भरते हैं हम लोग। अच्छा QRMP कर रहा हूं मैं, QRMP का मतलब क्या हुआ सर, किसी ने पूछा ही नहीं, बताओ। राइट, QRMP का हमारा मतलब क्या है, क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट्स, क्वार्टरली रिटर्न्स और मंथली
पेमेंट्स, ठीक है। अब इस पे हम लोग एकदम से रुक गए, सर कुछ तो अटपटा सा लग रहा है। मोदी जी जो ना बड़े चालू थे, उन्होंने कहा कि मित्रों आप एक काम करो, पैसे आप हर महीने दे देना, रिटर्न 3 महीने पे फाइल कर लेना। क्या करना? पैसे हर महीने दे देना और रिटर्न 3 महीने पे फाइल कर लेना। मतलब कि क्या है कि आप एक लमसम बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे अप्रैल में कुछ जमा कर दो, मई में कुछ जमा कर दो, फिर जब जून आएगा ना तब फाइनल देख लेंगे। तब बिल्कुल आईपीएल के फाइनल की तरह आप या तो सिक्सर मार दोगे या तो मैं बोल्ड कर दूंगा। सर ये कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ हम लोग प्यार मोहब्बत वाले लोग और सिक्सर और बोल्ड करने वाली बातें। एक्चुअली क्यूआरएमपी में हुआ यही। उन्होंने क्या कहा कि आप मंथली पेमेंट ना एस्टिमेटेड बेसिस पे जब जमा करोगे, लेकिन जब जून का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, मान लो इसमें हमने एस्टिमेट लगाया कि मेरी सेल थी 10 लाख रुपए, यहाँ पे मेरी सेल थी 10 लाख रुपए और जून की भी मेरी सेल थी 10 लाख रुपए। इस पे हमने क्या किया, इन 2 महीने का एस्टिमेट लिया। क्या किया? एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स जमा करा दिया, ठीक। पर जब जून में आए ना इस महीने, तो हमें पता चला अप्रैल में एक्चुअल में सेल पता है कितनी थी? 20। मई में कितनी थी? 30। और जून में 10 ही थी। तो टोटल सेल हमारी एस्टिमेटेड बताना कितनी हो गई? बताओ बताओ जोड़ के। 10 + 10 + 10 यानी 30 लाख। और हमारी एक्चुअल कितनी हो गई? 60। सर सर सर, ये तो कुछ गोची हो गई, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। हमने सोचा था कि देंगे 30 लाख रुपए पे टैक्स, यानी कि 18%। बताना जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है बेटा? 30 लाख इंटू 18% करो, 30 लाख इंटू 18%। कैलकुलेटर एक होता है चीज। 5,40,000। और 60 लाख पे कितना होगा? इस पे भी 18% निकालो, 10 लाख। ठीक है, ये सही आ रहा है। हमने सोचा था कि हमें इतना देना है। अच्छा एक जीरो और होगा ना, हाँ। हमें देना है 5,40,000 रुपए। और देना कितना पड़ना चाहिए अब? इतना। तो मोदी जी ने कहा ना, तुमने तो कम जमा किया यार, इस पे अब मेरे को क्या दे दो? ब्याज दे दो, यानी इंटरेस्ट दे दो। कितना इंटरेस्ट मांग रहे मोदी जी? 18%। तो हमारे क्यूआरएमपी वाले जो भाई थे ना, वो एकदम मोदी जी के पास आए और रोने लग गए। सर ये तो आपने ना मेरे साथ धोखा कर दिया। क्या कर दिया? धोखा कर दिया। सर धोखा क्यों कर दिया? कि आप कह रहे हो क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, और फिर बाद में कह रहे हो कि अगर गड़बड़ कर दिया तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं वापस। क्यूआरएमपी में मंथ 1 मंथ 2 मंथली है, ऑप्शनल है, और 13 तारीख तक ही आपके पास ऑप्शन है। सर ये 13 का क्या खेल है? देखो जब भी हमें मंथली रिटर्न भरना है तो हम लोग कब तक भर लेंगे, और जब क्वार्टरली होगा तो 13 तारीख को। अच्छा तुम्हें एक चीज पता है कि हमारा टू बी जो है वो कब जनरेट होता है? वो हर महीने की 14th को जनरेट होता है। ऐसा क्यों होता है आप लोग को पता है? जो GSTR 1 है, जब वो फाइल होगा तभी तो हमें आईटीसी मिलेगी। तो एक कट ऑफ डेट दी गई। क्या दी गई? कट ऑफ डेट। वो थी 13 तारीख। क्या थी? 13 तारीख। कि आप 13 तारीख तक GSTR 1 भर लो। क्या कर लो? भर लो। 11 तक कौन भर लेंगे? मंथली वाले। 13 तक कौन भर लेगा? क्वार्टरली वाले। तो इससे क्या हुआ कि सबने रिटर्न जिनको भरने थे भर लिए। 14 तारीख को हमारा टू बी क्या होगा? जनरेट हो जाएगा। क्या होगा हमारा? 14 तारीख को टू बी जनरेट हो जाएगा। कल मैंने आप लोग को दिखाया था वेबसाइट पे कि टू बी अभी आया नहीं था, ठीक है। टू बी क्यों नहीं आया था? क्योंकि अभी 13 तारीख आई नहीं है। जैसे ही 13 तारीख आएगी हमारा टू बी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब सर टू ए के बारे में बता दीजिए। बेटा जो टू बी होता है वही टू ए होता है। टू बी और टू ए में सिर्फ क्या होता है? एक ही डिफरेंस होता है। क्या होता है? एक ही डिफरेंस होता है। सेक्शन बताना इसका कौन सा था? सेक्शन नंबर। इसमें अगर हम टू ए और टू बी के बारे में डिफरेंस की बात करें ना, तो डिफरेंस क्या होगा कि ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है। और ये क्या है? स्टैटिक है। सर मतलब ये 13 तारीख के बाद चेंज, ये चेंज का सिंबल है। अगर कभी मैथ्स पढ़ी हो, छोड़ो, अच्छा मैथ्स की बात नहीं करता है। ये चेंज जो हमारा टू बी है वो चेंज नहीं होता। कब नहीं होता? 13 तारीख के बाद। यानी 14 तारीख से जो है ये क्या हो जाता है? स्टैटिक हो जाता है। पर GSTR 2A में क्या होता है ना, जैसे मान लो एक बंदा ये है, इसको आज होश आया, कोमा में था बेचारा, और आज मान लो है 17 तारीख,
और 17 तारीख को इसने अपना GSTR1 फाइल कर दिया। तो इसके जो रेसिपिएंट्स होंगे, इससे जिन लोगों ने परचेज करी होगी, उनके पोर्टल पर 2A में ITC 17 तारीख को दिखने लगेगी। पर क्या वही ITC यहाँ पे दिखेगी? नहीं दिखेगी। जब भी कभी हम लोग GST की ITC क्लेम करते हैं तो हम लोग क्लेम किसके हिसाब से करते हैं? 2B के हिसाब से। ऐसा क्यों करते हैं सर? पहले क्या होता था ना, जब हम लोग जब 2B था नहीं, तब सिर्फ क्या था, 2A था। हम लोग 10 तारीख को अगर रिटर्न फाइल करते थे तो ITC कुछ और दिख रही होती थी, क्योंकि कोई ना कोई तो अनूप सो रहा होगा ना, या कोई ना कोई आरिफ तो सो रहा होगा ना, जिसने 10 तारीख तक अपना GSTR1 फाइल नहीं किया होगा। वो तो सोच रहा होगा जब 11 तारीख आएगी तब मैं कर दूंगा, क्योंकि लास्ट डे पे काम करना और बाजीराव की तलवार से किसी का सर कटना तो एकदम परफेक्ट है ना इंडिया में। तो 2B में क्या होता था कि एक दिन, सॉरी 2A में क्या होता था, एक दिन कुछ और डिटेल्स दिख रही होती थी, और अगले दिन जब वो अपडेट होता था क्योंकि किसी ने रिटर्न फाइल कर दिया तो डिटेल्स चेंज हो जाती थी। तो ये 2A कॉन्टिन्यूअस था, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। इस वजह से मित्रों ने कहा कि हमारा जो 2B है ना, वो 13 तारीख के बाद नहीं बदलेगा, जैसे कि वो नहीं बदलती थी। ठीक है, तो 13 तारीख के बाद क्या हुआ कि 14 तारीख को, जैसे मान लो इनको 13 तारीख तक एक बंदे ने 10 रुपए का सामान बेचा, एक ने 20 का बेचा, एक ने 30 का बेचा, इतना ही सामान बेचा, तो परचेज कितनी दिखेगी? 60 की। और मान लो यहाँ पे सेम चीज दिख रही है, 13 तारीख के बाद भी मान लो 10 रुपए का और सामान आया और 20 रुपए का और आया, तो यहाँ पे परचेज कितने की दिखेगी? 30 की नहीं बेटा, पहले की भी तो परचेजेस है, 90 रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि और परचेजेस थी ना, 30, 20, 10 पहले से था। ठीक है, यहाँ 90 दिख रहा है, ये मान लो हम लोग 17 तारीख पे खड़े हैं, 17 मई, और यहाँ हम लोग खड़े हैं मान लो 14 मई को। अब अगर तुम्हें मान लो क्रेडिट लेना है, सेट ऑफ करना है, तो तुम 90 के हिसाब से करोगे कि 60 के हिसाब से करोगे? बस यही चीज सीखनी थी हमें। सर लेकिन ये 90 क्यों जरूरी है फिर? राइट, जो ITC बाद में आई, 13 तारीख के बाद में आई, वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। पर हमें पता तो चलना चाहिए कि अमीशा जैसे कुछ नालायक थे जिन्होंने अपना रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया था पर कर दिया है। कभी कभी होता है ना कि हम अपने दोस्त से पूछते हैं मेरा पैसा उधार कब वापस करेगा, वो कहता है दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, फिर वो कहता है अरे मैंने गूगल पे कर दिया है तू देख ले। तो यहाँ पे जैसे जब ITC जब सॉरी अपना कोई GSTR1 फाइल कर लेता है तो मेरे को पता चलना चाहिए ना कि सामने वाली पार्टी ने, जिससे मैंने परचेज करी थी, उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, हम्म, हम्म, बताता हूँ एक सेकंड बस। तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना वो मेरे नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, नहीं भाई, जो क्वार्टरली स्कीम वाले हैं उनको क्वार्टरली 2B जनरेट होके मिलेगा। ठीक है, और जो वैसे वाले हैं उनको मंथली। अब देखो इंडिया में क्या है ना सिस्टम, कि अगर आप कुछ फाइन ना लगाओ, कुछ पेनाल्टी ना लगाओ, तो कोई बात हमारी सुनेगा नहीं। ठीक है, हाँ, जब आप GST में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो जो हम ऑटो की बात कर रहे थे, अगर आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ के नीचे है तो आप क्वार्टरली स्कीम में रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो आप मंथली में रजिस्टर करोगे मैंडेटरीली। लेट फीस वाला कहाँ गया भाई? पेज नंबर बताना, ये आ गया। हाँ, इंडिया में क्या होता है कि अगर आप कुछ फाइन ना डालो, कुछ पेनाल्टी ना डालो, तो लोग सुधरते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? सुधरते नहीं है। तो अगर मान लो अनूप जैसा कोई इंसान है और वो GSTR1 मान लो मंथली भरने के लिए लाइबल है, अनूप अब बड़ा आदमी बन गया है और उसकी सेल जो है वो कितनी है, 6 करोड़ रुपए। ठीक है, तो उसको किस डेट तक भर देना चाहिए? और अगर 11 तक नहीं भरेगा तो पता है क्या होगा? लेट फीस लगेगी, जो कि कितनी है, 50 रुपए पर डे, या 10,000 रुपए पर रिटर्न। ठीक है, अब इसमें देखो 25 CGST 25 SGST ऐसे करके लिखा हुआ है, या 5,000 CGST 5,000 SGST। अब सर ये दो दो बार क्यों लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम कैप, मतलब अगर आप लेट करोगे तो मैक्सिमम कितना फाइन लग सकता है? मैक्सिमम लगेगा 10,000 रुपए तक का, जिसमें से आधा जाएगा सेंटर के पास और आधा जाएगा स्टेट के पास। यहाँ पे भी क्या है कि
अगर आपका जो पर डे फाइन है 25-25 रुपए, वो आधा किसके पास जा रहा है, सेंटर के पास, और आधा किसके पास जा रहा है, स्टेट के पास। तो इतना बात आप लोग को अभी तक समझ में आई? सर एक चीज और है, निल रिटर्न। सर निल रिटर्न क्या होता है? देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले महीने सेल ही नहीं होती है, तो उस महीने क्या करें? या मान लो कोविड आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, उस महीने सेल नहीं हुई, तो क्या करें? सारी डिटेल भरे, परचेज जीरो, ठीक है, क्रेडिट नोट जीरो, डेबिट नोट जीरो। इससे अच्छा तो कोई एक ऐसा ऑप्शन दे दीजिए कि अगर हम कहीं टिक कर दें और वो निल फाइल हो जाए, हमें पूरा रिटर्न भरने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा एक ऑप्शन है पोर्टल पे। अगर आप निल रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे हो 11 तक या 13 तारीख तक, अगर आप क्वार्टरली में हो तो क्या करोगे, 13 तारीख तक, और अगर आप मंथली में हो तो 11 तारीख तक, तो कितना फाइन पड़ेगा, 20 रुपए पर डे के हिसाब से, और इसमें मैक्सिमम कितना जाएगा, 1000 रुपीज। पर अब एक प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं। जो इन्फोसिस कंपनी है जिसने हमारा जीएसटी पोर्टल बनाया है, इन्फोसिस कंपनी का नाम है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, लिस्टेड है, ठीक है। एक मतलब बहुत मीम चला था, एक इंसान ने कहा था कि 70 घंटे तो काम करना पड़ेगा। किसने कहा था? हर वीक नारायण मूर्ति जी का नाम पता है? हाँ, आज घर पे जाना है, इन्फोसिस गूगल करना, ठीक है। तो इन्फोसिस ने सॉफ्टवेयर बनाया, पर उन्होंने एक ग्लिच छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? कि जो GSTR 1 की लेट फीस है ना, GSTR 1 की लेट फीस, वो अभी पोर्टल हमारा कैलकुलेट नहीं कर रहा है। पोर्टल जो है, जो हमारा कॉमन पोर्टल है gst.gov.in, जब उसमें आप जैसे इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो, वैसे GSTIN का आप जब लॉगिन करोगे, तो जब आप GSTR 1 भरोगे और आप लेट हो गए हो, तो लेट फीस ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आ रही है। पर क्या इसका मतलब है कि वो नहीं लगेगी कभी भी? नहीं। क्यों? सर लॉ में तो लिखा हुआ है ना कि इतना फाइन है। तो अगर हमारा पीओ चाहे, पीओ कौन होता है? प्रॉपर ऑफिसर, यानी जीएसटी ऑफिसर, ठीक। प्रॉपर ऑफिसर अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कमिश्नर भी हो सकता है, किसी के लिए ज्वाइंट कमिश्नर भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है जीएसटी ऑफिसर जो है, जो पीसीएस रैंक का है वो हो, ठीक है। तो जो पीओ है वो चाहे तो आपको इसका नोटिस भेज सकता है और आपसे कह सकता है क्योंकि आपने GSTR 1 लेट फाइल किया है, तो अब आप क्या करो, इसका लेट फीस पे करो, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। आज तक जो है, अभी तक का जो क्लास है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ एक रिवीजन किया है कि हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ ली थी। अब जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, आप लोग को लग रहा होगा कि सेक्शंस भी आ गए, फॉर्म्स भी आ गए, बड़ा हैवी सा हो गया है ना। ऐसा फील आ रहा है किसी को कि सर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया? आरिफ तो कह रहा है सर मैं 2 दिन बाद आया, आप तो बिल्कुल कल खड़े थे आज बैठ गए, कल बोर्ड पे थे आज कंप्यूटर पे आ गए, कल टी शर्ट पहने थे आज कोट पैंट। सर चमत्कार हो गया, ये सब क्या हो गया? आप मेरे को एक बार समरी बता दीजिए। तो सब लोग ना मेरे साथ ये समरी लिख लो, जिससे क्या होगा ना कि इतना जो कंफ्यूजन आपको दिमाग में लग रहा है वो रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा सेक्शन नंबर 37 के बारे में, जो कि बात किसके बारे में कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई की, ठीक, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सेल्स, ठीक है। और सेक्शन 37 जो है स्पेसिफिकली सेल्स से रिलेटेड एक रिटर्न के बारे में बात कर रहा है, जिसका नाम क्या है, GSTR 1, ठीक है। ये किन किन लोगों को फाइल करना पड़ता है, CTP और रेगुलर को। किसको? CTP और रेगुलर को। किसको नहीं फाइल करना होता है? मैं रेड छोड़ो, रेड भी हटाते हैं, ग्रीन से लिखते हैं उनका नाम, जिनको नहीं फाइल करना है, ठीक है। किनको नहीं फाइल करना है, तुम लोग नाम बताओगे, बताओ। कॉम्पोजिशन वालों को नहीं करना है, और ISD वालों को नहीं करना है, और NRTP वालों को नहीं करना है, और TDS या TCS जो GST का जमा करते हैं उनको नहीं करना है। 1 2 3 4 5 हुए। और OIDAR, OIDAR वालों को नहीं करना है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने क्या डिस्कस किया, GSTR 1 जो होता है ना, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, या तो 11 होगी या तो 13 होगी, ठीक है। या तो 11 होगी या तो 13 होगी। 11 किसके लिए है, 13 किसके लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किस पे आए, सेक्शन नंबर 38। बताओ, आप लोग नोट कर लो, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ। डन। OIDAR को नेटफ्लिक्स से याद कर लो तो याद रहेगा। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको डेटा रिट्रीवल, जैसे गूगल का जो जीमेल भी है ना, वो एक OIDAR सर्विस है, क्योंकि उसमें आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो। गूगल फोटोज OIDAR सर्विस है, ठीक है।
आगे बढ़ूं? सेक्शन 38 ने किन दो फॉर्म्स की बात करी? GSTR 2A और 2B की। 2A का हम लोग ने क्या कहा कि ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। और 2B क्या है? स्टैटिक है। ये रोज दिख सकता है। ये कब दिखता है? 14th के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 13 तारीख को जब GSTR 1 फाइल हो जाते हैं उसके बाद ही जनरेट होता है। इसके अलावा हम लोग ने लेट फीस की बात करी, GSTR 1 की। कितनी है? अगर आप मंथली स्कीम में हो तो कितनी पड़ेगी बताओ? और अगर आप क्वार्टरली वाले में हो तो कितनी पड़ेगी? मैक्सिमम कितनी जाएगी? और वहां कोई दिक्कत? बस एक सेक्शन रह गया जो उस दिन मैंने और पढ़ाया था और आज हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कौन खास रहा है? पानी पियो, पानी। एक ये वाला सेक्शन और देख लो। इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें एक बस छोटा सा पॉइंट था फर्स्ट रिटर्न में कि जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी किसी के ऊपर आती है, क्या होता है? रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती है। क्या आती है? लाइबिलिटी आती है। लाइबिलिटी कैसे आ सकती है? मान लो अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो मेरा टर्नओवर 40 लाख के ऊपर पहुंच गया, और अगर मैं सर्विस बेच रहा हूँ तो मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर पहुंच गया, तो अब मैं जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए लाइबल हो गया। ठीक। अब मान लो कि ये लाइबिलिटी जो है ना वो आई थी 11 मई को मेरी, कि 11 मई को मेरा टर्नओवर कितना हो गया? मान लो 40 लाख क्रॉस हो गया। ठीक है। तो 31 का तो महीना है और इसका रिटर्न जो है कब जाएगा? मई का रिटर्न कब जाएगा? जून को। कब तक? 11 तक। ठीक। अब हम कह रहे हैं मान लो कि इस तारीख को हमें वो नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। हमें रजिस्ट्रेशन मान लो मिलता है 5 जून को। ठीक है। तो अब यहां पे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन था नहीं। रजिस्ट्रेशन था? नहीं था। बेटा जब तक तुम्हारे पास लड़की की फेसबुक आईडी आएगी नहीं तब तक तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे कैसे? जब तक इंस्टाग्राम का लॉगिन, सॉरी, जब तक इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी नहीं तब तक बात आगे बढ़ेगी कैसे? वैसे ही जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा तब तक रिटर्न भरेंगे कैसे? अब जून में तुम्हें क्या मिला? रजिस्ट्रेशन मिला। ठीक है। अब जून का रिटर्न जो है वो कब जाएगा? जुलाई में। तो जो इस पीरियड की सेल होगी उसको जून की सेल को के साथ प्लस करके हम लोग जुलाई के रिटर्न में उसकी डिटेल भेजेंगे। ये पूरी चीज कौन बता रहा है हमें? सेक्शन नंबर 40। नहीं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन लोगे उस मंथ की पूरी सेल की जो डिटेल्स है वो आपको नेक्स्ट मंथ देनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और है, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो फर्स्ट रिटर्न जो आपका जाता है वो मंथली जाता है। फर्स्ट रिटर्न कैसे जाता है? मंथली जाता है। उसके बाद से आप क्वार्टरली में शिफ्ट हो सकते हो, आपको स्कीम को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम्म हम्म तो उन्हें मंथली में शिफ्ट कर देगा पोर्टल अपने आप। और अगर अपने आप नहीं कर रहा है तो क्या होगा? आपको खुद वॉलेंटरली पोर्टल में रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि आपको किस में शिफ्ट कर दिया जाए, मंथली में शिफ्ट कर दिया जाए। हम्म DRC 03 में उसको जब नोटिस आती है तब उसको, अभी तक नहीं आ रही है लोगों को, पर आने की प्रोबेबिलिटी है। जिस दिन भी प्रॉपर ऑफिसर को याद आ गया कि अरे यार ये चीज़ तो पोर्टल पे हो नहीं रही है, तो वो नोटिस भेज देगा और तुम्हें पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 40 हम लोग ने पढ़ा, वो किस चीज़ के बारे में था? फर्स्ट रिटर्न के बारे में था कि जब फर्स्ट टाइम लाइबिलिटी आएगी
तो हम कैसे डिपॉजिट करेंगे, लाइबिलिटी वाले डेज के इनवॉइस रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि पहले तो तुमने जो पार्टीज को इनवॉइस दिए थे उनमें जीएसटी जोड़ा नहीं होगा, और उसको प्लस कर देंगे जब रजिस्ट्रेशन आ गया है वो वाले पीरियड में, और हम उसका रिटर्न भर देंगे। अभी तक हम लोग ने इतना ही पढ़ा था। आई होप आप सभी को रिवीजन एक अच्छा सा मिल गया, हम लोगों ने एक अच्छी सी क्लास रिकॉर्ड कर ली है। तो नेक्स्ट कल से जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना फ्लो थोड़ा तेज रखें। आज टाइम भी हो गया, थैंक यू।